और एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन ऋतु गायब हुई। तुमने तो कहा था कि घर से तुम बाहर ही नहीं निकलती। कहाँ गई थी? गई थी ना बाहर, मैं मंदिर। कौन से मंदिर? इच्छा पूर्ति मंदिर, वो पीछे है ना, पास में ही तो है, वहीं गई थी। ये फोटो निकालो। ये फोटो लो और इच्छा पूर्ति मंदिर जाओ, पता करो कि ये वहां गई भी थी या नहीं। पता तो चले सच बोल रही है या झूठ। साहब, मेरी लाली के बारे में कुछ पता चला साहब? फिलहाल तो नहीं पता चला है। क्या ये? साहब, वो मैं उस दिन खाई में थी तो। ऐसी कैसी खाई? इतनी छोटी बच्ची नहीं दिखी तुम्हें? चलो मान लेते हैं कि तुम जल्दी में थी, बच्ची को धक्का लगा, लेकिन पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। साहब, बाद में मेरे को बुरा लगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा होता तो उसके साथ भी यही करती तुम? तुम्ही ने इल्जाम लगाया था ना ऋतु पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतु से बदला लेने के चक्कर में तुम्ही ने उसे गायब किया? मेरी लाली को ऋतु नहीं मारा साहब। ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ साहब। मैं किसी बच्ची को काय को मारेगी साहब? और ऋतु तो मेरी लाली जैसी है साहब। साहब, आप बरोबर बोले कि मैं ऋतु को पसंद नहीं करती, लेकिन साहब मैं उसको मारेगी नहीं। बहुत दया आती है साहब उसकी। बेचारी का तो नसीब ही खराब है। साफ साफ बताओ क्या बोलना चाहती हो? ऋतु के माँ बाप को तो उसकी कुछ परिचय नहीं है। आखा दिन वो इधर उधर घूमती रहती है। पहले तो लाली के मर्डर के लिए ऋतु पर इल्जाम लगा रही थी, और अब तुम्हें ऋतु के लिए बुरा लग रहा है। साहब, ऋतु तो मेरी लाली जैसी है। मैं इसको कभी नहीं मारेगी साहब। काय को उसको मारेगी? नहीं साहब। ठीक है, मंदिर में या मंदिर के आसपास किसी ने तुम्हें आते जाते देखा नहीं। सच बताओ कहाँ गई थी? अगर यहाँ नहीं बताओगी तो लॉकअप में ले जाके पूछेंगे, और लॉकअप में हम किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते। शनिवार बाबा के मंदिर गई थी मैं। ओ हाँ, शायद। कौन? वो तांत्रिक है। तांत्रिक? हाँ, वो बेटा, मैं उनके पास 3-4 बार पहले भी गई हूँ। वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुझ में अंदर से माँ बनने की इच्छा पैदा हो। वो तेरे लिए मैं डाइट का खाना बनाती हूँ ना, तो बाबा जी की दी हुई थोड़ी सी विभूति उसमें मिला के तुझे खिला देती हूँ, और कुछ नहीं बच्चे। मैंने वो ये चक्कर क्या है? जो बच्ची है आपकी, उसकी तो आप कोई परवाह नहीं करते, फिर से बच्चा चाहिए। सर ऋतु हमारी बेटी नहीं है। शी इज अडॉप्टेड। उसे गोद लिया था हमने। एक बच्चे को गोद लेना खिलौना खरीदने जैसा नहीं है कि जब मन भर गया तो उसे फेंक दिया जाए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक ऐसा दायित्व है जिसे शायद ऋतु के माता पिता और दादी कभी समझ ही नहीं पाए। सर, नीलम के कॉल रिकॉर्ड से ऐसे किसी भी शख्स का नाम सामने नहीं आया जो ऋतु को गायब करने में उसकी मदद कर सके। सर, फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन ऋतु गायब हुई, नीलम की लोकेशन सोसाइटी की थी। वो पूरे दिन सोसाइटी में ही थी। हाँ, लेकिन उसने इल्जाम लगाया कि ऋतु की फैमिली उसे लाइक नहीं करती। क्योंकि ऋतु उनकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि एडॉप्टेड है। मुझे भी अभी पता चला, और हो सकता है कि इसीलिए वो लोग ऋतु के साथ में बुरा सलूक करते हैं। गोखले, गोद लिए हुए बच्चों के घर से भाग जाने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ऋतु भी भाग गई हो सकता है सर, स्पेशली जब उसे किसी ने उकसाया हो। गोखले, मुझे लगता है कि उसकी गुमशुदगी इस एडॉप्शन के एंगल से जुड़ी हुई, या फिर हो सकता है कि उसे किसी से डर था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऋतु ऐसा कुछ जानती हो जो किसी और को ना पता हो। जो भी है गोखले, लेकिन अगर ऋतु घर से भागी भी है तो उसकी जान को बाहर उतना ही खतरा है। क्योंकि इन सारे केसेस में ऋतु का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 2 बच्चियों की हत्या और अब खुद ऋतु का गायब हो जाना। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, हमें उसे ढूंढना पड़े। ओके सर। सच चाहे जो भी हो, लेकिन ऋतु की गुमशुदगी के पीछे उसके परिवार की लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण था। और पुलिस के अनुसार ऋतु की गुमशुदगी जो सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि सोची समझी हत्याएं थी। आई होप वो ठीक हो। मैंने ही उसका नाम ऋतु रखा था।
2 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही एक्टिव थी, सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती थी। लेकिन घर पे तो बड़ी चुपचाप और सहमी सहमी से है। सरप्राइजिंगली सर, एक्चुअली हमारे यहाँ एक पॉलिसी है हर 3 साल के बाद अडॉप्ट किए गए बच्चे की अपडेट करने की, वो फैमिली में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। जब वो 5 साल की हुई तब तो हमने मीटिंग की थी, पर जब वो 8 साल की हुई तब क्या? तब हमने उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसकी फैमिली ने कोई टाइम ही नहीं दिया, हमेशा हमें अवॉइड करते थे और आखिरकार उन्होंने हमें फोन पे बात करवा दी और बस मामला खत्म हो गया। बच्ची के असली माँ बाप के बारे में जानकारी देंगी? जी नहीं सर, वो तो हमें रास्ते पे मिली थी, हमने पेपर में इश्तिहार भी दिया था, FIR भी दर्ज करवाई थी रूल्स के मुताबिक, पर आज तक किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक हंसती खेलती नॉर्मल बच्ची की ये हालत कर दी तुम लोगों ने। ऑर्फनेज से भी बात की हमने, सोसाइटी के एक एक आदमी को पता है तुम लोगों ने रितु के साथ कैसा सुलूक किया। सीधे सीधे बोल, क्या किया रितु के साथ? पहले गोद लिया और जब ऊब गया तो छुटकारा पाने के लिए मार दिया उसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम सिर्फ थोड़ा सा सख्त है उसके साथ, चलो कुछ भी नहीं किया हमने। हाँ सर, हमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो तो बच्ची बिगड़ ना जाए, ये नाटक मेरे आगे मत करना। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी तुमसे लिखवानी पड़ी हमें। कितनी परवाह है तुम्हें उस बच्ची की हम जानते हैं। सर, हमने जो रितु का फोटो सर्कुलेट करवाया था काम कर गया है। दहसर के किसी एरिया में उसे स्पॉट किया गया। दहीसर? पता करो दहीसर में एग्जैक्टली कहां देखी गई थी। आसपास का एरिया स्कैन करो, लोगों से पूछताछ करो। ओके सर। इस बच्ची को देखा है कहीं? देखा तो है, एक औरत थी इसके साथ, मैंने ही नहीं छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? मेगा सिटी शॉपिंग सेंटर मॉल पर। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है? शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। स्केच तो बनवा सकते हो ना? थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। इस बच्ची के साथ एक औरत थी जो इस मॉल में आया था, तो जानते हो इसके बारे में? हाँ साहब, ये बच्ची के साथ एक औरत तो आई थी, क्योंकि ये बच्ची गिर गई थी साहब और बहुत रो रही थी, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आए, बाहर से बाहर ही चले गए। अच्छा, जो औरत थी उसकी शक्ल याद है आपको? शक्ल तो पूरी तरह से याद नहीं है साहब। स्केच बनवा सकते हो? कोशिश करूंगा। सर, तीनों से ही पूछताछ की है, तीनों ने जो डिटेल्स दी है उसके हिसाब से हमने स्केच मंगवाया। किसी और को पहचाना उन तीनों ने? नहीं सर। सर, नीलम, मीरा, क्षितिजा और रितु की मां श्रुति, इन सभी के फोटो दिखाए। इनमें से किसी को नहीं पहचाना। उनका कहना है कि ये औरत कोई और ही है। सर, बात करने पर ऐसा लग रहा था कि खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उन्हें स्केच बनवाया। सर, मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्केच से कुछ हासिल हो। आई नो गुप्ते, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस स्केच के। एक काम करते हैं, सुलेखा सोसाइटी में चल के ये स्केच वेरीफाई करते हैं। क्या चालू है इधर? सब पता नहीं है कौन है, हमारी सोसाइटी में आके हम ही से काम छीन रही है। तूने ठेका ले रखा है इस सोसाइटी में काम करने का कि केवल तू ही काम करेगी? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इधर कैसा है कि सभी लोग हम ही लोग को काम पे रखते हैं। हम लोग इधर कितने सालों से काम कर रहे हैं, और अमन सर को अगर काम वाली चाहिए तो मेरे को बताते ना, कि पता नहीं कौन है। अमन? लेकिन अमन के उधर तो मीरा काम करती है ना? वही तो साहब, पता नहीं किधर है वो, 2-3 दिन से काम पे भी नहीं आई है। हम लोग को बोल के जाती तो ये घुसती नहीं ना। ठीक है, अपना अपना काम करो, जाओ, चलो जाओ। मुखले, रितु 2 दिन से गायब है और मीरा भी 3 दिन से नहीं है। रितु का गायब होना और मीरा का नहीं आना ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं? मीरा इज वेरी गुड। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में बच्चे हो तो मीरा को ही रखे। मतलब जैसे सोसाइटी के लोग बताते हैं, मीरा को सोसाइटी के बच्चों से लगाव था, खास करके रितु से। हाँ सर। कुखले, अब तक हम सोच रहे थे कि कहीं रितु को कोई नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु को उसके माँ बाप से बचाने के लिए अगवा किया गया हो? सर, मीरा के घर जाके पूछताछ करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर।
तीसरी बच्ची रितु लापता थी और उसकी तलाश ने पुलिस को पहुंचाया मीरा की मौत तक। और विडंबना यह थी कि हर एक नई वारदात ही पुलिस के लिए नई बढ़त साबित हो रही थी। लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए कभी ना कभी पुलिस का उससे एक कदम आगे पहुंचना बहुत जरूरी था। वक्त बहुत कम था और एक मासूम जान खतरे में थी, रितु की। हेलो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ सर, तलाशी जारी है। एक मिनट सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। रितु सर, ये कुछ सामान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि रितु इसी घर में थी। फॉरेंसिक के लिए भेजो। ये स्कूल ड्रेस, ये जूते, कपड़े, किताबें, ये रितु के हैं? हाँ सर, लग तो रितु के ही रहे हैं। लग तो रहे हैं मतलब? मानता हूं कि तुम दोनों को रितु की कोई परवाह नहीं, उसकी चीजें ही पहचान लेता है। सर हम कोशिश कर रहे हैं सर आपकी मदद करने की। वो दिख रहा है। सर, मीरा के बारे में पूछताछ कर एक ही बात सामने आई है कि वो रितु के काफी क्लोज थी और सोसाइटी वाले भी ये बात मानते हैं। सर, इस केस में रितु का गायब हो जाना, सर आई थिंक आपका अंदाजा सही था। मीरा ने ही रितु को गायब किया होगा, उसके माँ बाप से बचाने के लिए। गोखले, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि मीरा ने रितु को खुद से किडनैप किया या फिर किसी और के लिए सिर्फ अपने घर में रखा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रितु मीरा के मरने से पहले भागी या मीरा के मरने के बाद, या फिर कोई और था जो रितु को अपने साथ ले गया। सर, इस केस में ऑलरेडी 2 बच्चियों की जान जा चुकी है। सर, मुझे नहीं लगता कि रितु के जिंदा होने के कोई चांसेस है। और सर, अब ये मीरा की मौत। एक और एंगल है गोखले, रितु का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा है। मतलब एक ऐसी बच्ची जो ऑर्फनेज से एक ऐसे घर में आई जहां किसी को उसकी परवाह। ऐसे बच्चे की दिमागी हालत क्या होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि रितु ने ही लाली, विजय और मीरा को मारा, फिर डर के मारे भाग गई? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रितु के साथ देखी गई औरत मीरा ही। ये कंफर्म करने का तो एक ही तरीका है। साहब मेरे को काहे सब लफड़े में घसीट रहे हैं? ए, जितना पूछ रहा हूँ जवाब दे। क्या यही वो औरत है? हाँ साहब, यही है वो। साहब, अब मैं जाऊं? ए, ठीक से देख और बता। लगती तो ऐसे ही हैं, पर बराबर बता नहीं पाऊंगा। एकदम पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि लड़की के साथ यही थी या नहीं। ठीक है, जा। ठीक है साहब। बोल गो। सर, वही हुआ जिसका डर था। इस केस से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो स्केच मीरा का है या फिर किसी और का। सर, अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर मीरा ने रितु का किडनैप क्यों किया। शायद हमें नए एंगल से सोचना चाहिए गोखले। ये भी हो सकता है कि मीरा की कोई पार्टनर थी जो मीरा को मार कर और रितु को लेकर चली, और हो सकता है कि वो स्केच शायद उसी का हो। मीरा का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो मीरा के आस पड़ोस में किसी ने रितु को देखा है क्या। ओके सर। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले? सर, मीरा कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। और उसकी बच्ची? बच्ची? सर, उसकी शादी भी हुई थी क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, अकेले ही रहती थी वो यहाँ। हेलो सर, मेरा खास करके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू। सर, ना तो रितु को किसी ने वहां देखा और ना ही मीरा को, इनफैक्ट उनके फैमिली मेंबर को भी नहीं। सर, मीरा शादीशुदा थी। अगर उसका पति था तो फिर वो कहाँ है सर? और वो स्केच, उस औरत को पहचाना किसी ने? नहीं सर, मीरा कुछ साल पहले ही वहां पे शिफ्ट हुई थी। अकेली ही रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2 लोगों के टच में थी। एक नंबर तो नीलम के नाम रजिस्टर्ड है और दूसरा किसी बैंक का एम्प्लॉई है। क्या नाम है उस बैंक एग्जीक्यूटिव का? सर, गौरव कपासी। गौरव नहीं सर, गौतम कपासी। थोड़ा पानी मिलेगा सर? अब ठीक से बताओ, क्या बोल रहे थे तुम? लोन मांग रही थी सर। समझो ना गौतम साहब। अरे नहीं हो सकता, बैंक में काम करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सबको उठाते लोन देता रहूं। अरे लेकिन पहले तो आप कुछ। पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं, बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब तुम उसे पहले से जानते थे? कैसे? हाँ मतलब उसका डांस देखने जाता था पहले। डांस? बार में डांसर थी वो, वहीं मिली। मीरा बार डांसर?
सर मैं जाऊं, मेरे को और कुछ नहीं मालूम। उसके पति के बारे में क्या जाना? देखा नहीं कभी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके लिए ही उसने डांस छोड़ दिया। जाओ। गोखले मीरा बार डांसर थी, उसका वास्ता गलत लोगों से, क्रिमिनल्स से रहा होगा। हो सकता है कि उसके लिंक्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वालों के साथ भी हो। सर आपको लगता है कि मीरा ने रितु को किडनैप किया होगा? पैसों के लिए, उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर कहीं लाली और विजया मीरा के इस मोटी का शिकार तो नहीं हो गए? लेकिन सर फिर मीरा को किसने मारा होगा? मुगले, हो सकता है कि मीरा के इरादों का किसी और को पता चल गया हो और उसने मीरा को मार के रितु को किडनैप किया हो। मुगले, अगर रितु जिंदा है तो उस तक पहुंचने की हमारे पास एक ही घड़ी, और वो है मीरा। पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे। क्या मीरा ने रितु का अपहरण किया था, या फिर वो सिर्फ उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थी? क्या मीरा इस काम में अकेली थी या फिर कोई उसकी मदद कर रहा था? रितु को आखिरी बार जिस औरत के साथ देखा गया था, क्या वो मीरा ही थी या फिर कोई और? मीरा के अतीत के काले राज के साथ सामने आई बच्चों की तस्करी की संभावना। यह साफ था कि रितु के माता पिता उसके प्रति निर्मम और क्रूर थे। ऐसी स्थिति में वो जहां भी थी, जिस किसी के भी साथ थी, उसका वहां खुश होना अजीब होने के साथ साथ स्वाभाविक भी लगता है। रितु जो डरी सहमी चुपचाप रहा करती थी, अब अचानक बोलने लगी थी। स्कूल चले? पर धीरे धीरे उसकी आवाज ये खुशी दोबारा चुप्पी में तब्दील होती दिखाई दी। क्या वक्त रहते पुलिस उस तक पहुंच पाएगी इससे पहले कि रितु किसी बुरी घटना का शिकार हो जाए? सब बीमारी के बारे में तो मेरे को नहीं बताई वो। मीरा बार डांसर थी, कुछ पता है उसके बारे में? बार डांसर? नहीं साहब, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसे अपने आजू बाजू भटकने भी नहीं देती। पैसों की तंगी को लेकर कभी कोई बात की थी उसने? बोलेगी या फिर ले चलूं थाने? वो सब एक बार वो मेरे को बोली पैसे के बारे में, लेकिन सब उसके बाद मेरे को नहीं मालूम साहब, बहुत समय हो गया। इसका मतलब मेरी विजय को मीरा ने मारा? वो मर गई, उसके पापों की सजा मिल गई उसे। विजू, सर मुझे मालूम था कि वो बहुत परेशानी में, लेकिन उसके लिए ये सब करेगा सर? थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर? एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। सर मुझे कैसे पता हुआ कि वो पहले क्या काम करती थी? हाँ, उसने मेरे से पैसे जरूर मांगे थे, मेरी खुद ही तंगी चल रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन जब मैंने उससे बाद में पूछा तो उसने बोला कि उसका अरेंजमेंट हो गया था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। अरेंजमेंट हो गया मतलब? कब की बात कर रहा है? आई थिंक उसके गायब होने से पहले 1-2 दिन पहले की बात है। सर एक बात तो कंफर्म है कि मीरा पैसों के लिए डेस्परेट थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। सर सोसाइटी में भी किसी ने उसकी मदद नहीं की और बैंक से भी उसका रिजेक्शन हो गया। सर आखिरकार इतना पैसा उसके पास आया कहां से? मुगले, कोई तो है जो अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना तो हम जान गए कि लाली और विजया को धक्का देने वाला सोसाइटी में से कोई था। मेरी लाली को फिर से नहीं मारा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी बाहर का कोई आदमी आते या जाते दिखा नहीं। सब अपनी बिल्डिंग के लोग हैं, कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। इस सोसाइटी में से कोई ऐसा हो सकता है जिसने रितु को गायब करवाने के लिए मीरा को पैसे दिए। रितु को गायब करने का फायदा किसे हो सकता है? सर रितु के माँ बाप, क्योंकि वो दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। और सर नीलम, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा से काम निकलवा के रितु के माँ बाप ने उसे मार दिया ताकि सोसाइटी में किसी को शक ही ना? साहब मेरे खुद के पास भी तो इतने पैसे होने चाहिए ना, अपन गरीब आदमी है साहब, इतना पैसा किधर से लाएंगे? मैं चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी साहब। ठीक है जाओ। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि बहुत पहले मीरा तुम्हारे यहाँ काम करती थी, फिर एक झगड़ा हुआ बहुत बड़ा और तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या हुआ? अगर यहाँ नहीं बताना तो लॉकअप में चल के पूछना। नहीं सर, बताते हैं। सर वो हमें ही ज्ञान देने लगी थी, हमारे पर्सनल मैटर में घुसने लगी थी।
क्या पर्सनल मैटर्स? सर वो मीरा, उसे लगता था कि हम ऋतु के साथ गुजार नहीं सकते। उसे क्या प्रॉब्लम है सर? ऋतु हमारी बेटी है ना, हम जैसे चाहे वैसे रखे उसे। 2 टके की नौकरानी लात मार के निकाल दिया उसे। क्या री, मेरे घर के मामले में बहुत टांगड़ आने लगी है। चल निकल यहाँ से, चल अभी के अभी निकल जा, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन हमने तो सुना कि उसी ने नौकरी छोड़ दी, और वैसे भी एक नौकरानी को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, ऐसा क्या कर रहे थे आप ऋतु के साथ? बच्ची को अगर कुछ हो गया ना, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। बच्ची को मिल जाने दो, उसके साथ बुरा व्यवहार करने की सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। सर तुम लोग जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाऊंगा। जी सर। सर, ऋतु के माँ बाप और नीलम सभी के बैंक स्टेटमेंट चेक किए। 25,000 रुपए का ना तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और ना ही कोई चेक काटा गया है मीरा के नाम। क्या करें सर? गोखले ऐसा करो, झूठ क्यों बोला तू? नहीं साहब, मैं झूठ काहे को बोलेगी? जहां जहां तू काम करती है सभी जगह पूछताछ की हमने। हाँ सर, मैं जब काम पर से वापस आ रहा था तब मैंने देखा था नीलम मीरा को पैसे दे रही थी। देख नीलम, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तूने ही मीरा को पैसे दिए ताकि ऋतु को किडनैप करवा के तू लाली के मर्डर का बदला ले सके। तुझे पूरा विश्वास है कि ऋतु ने ही लाली को मारा था, है ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ये सब काहे को करेगी? मेरे को जाने दो साहब, मेरे को कुछ नहीं ऐसे पता। सच नहीं बताएगी तू। नहीं साहब, मीरा को पैसे क्यों दिए थे? बताती हूँ सब, मैंने पैसे दिए साहब, लेकिन ऋतु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं साहब, अपनी बेटी लाली को बचाने के लिए। ये सारी चीजें किशोर की वजह से हुई। बोल कर सारे पैसे दारू में उड़ा देता था। अपनी बेटी को बेचने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाली के साथ कुछ भी ऐसा हो, और सब लाली को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मीरा, मुझे सिर्फ तेरे पे ही भरोसा है मीरा, तो मेरी एक मदद कर दे। तो लाली को कहीं दूर छोड़ा, बहुत दूर। लेकिन नीलू देख, तेरे को जो मांगता है ना वो मैं तेरे को देगी। तो मेरा इतना सा काम कर दे, नहीं तो उसका बाप उसे वैश्य बना देगा। मेरा छोड़, मैं जानती थी कि मीरा को पैसे की जरूरत है, मीरा को पैसे दिए। मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी बच जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ने जा रही थी मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल नीचे उतर। डर गई थी वो। मुझे माफ कर दे नीलम। क्या बोलती मैं मीरा को? और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास है कि एक एक्सीडेंट था? अब विश्वास करूं या ना करूं, उसका कोई फायदा नहीं। अगर लाली को बचाना था तो पुलिस के पास आती। क्या मिला ये सब करके? खो दिया ना अपनी बेटी को। सर, आई एम श्योर मीरा ने नीलम से झूठ बोला। सर, 3 वारदात है, एक बच्ची मिसिंग है और तीनों ही विक्टिम्स एक ही सोसाइटी से। लेकिन मीरा को तो ऑलरेडी पैसे मिल चुके थे, फिर लाली को मारने का फायदा क्या? और लाली का केस तो क्लियर है, लाली की मां ने खुद मीरा को पैसे दिए। लेकिन ये ऋतु और विजया, इनका क्या? सर, मीरा कास्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तुम जाओ। जी सर, बायोनेट संगीन तो बंदूक के आगे लगी होती। वो तो या किसी मिलिट्री वाले के पास हो सकती है या किसी पुलिस वाले के पास। सर, रिपोर्ट के हिसाब से ना तो उसे कोई बीमारी थी और ना ही बॉडी में कोई दवाई का अंश मिला है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही कोई सेक्सुअल असोल्ट। गोखले, इसका मतलब साफ है, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे कोई बीमारी नहीं थी तो जो इलाज के लिए पैसे उसे चाहिए थे वो अपने इलाज के लिए नहीं, किसी और के इलाज के लिए। लोन मांग रही थी सर। मदद कर दो ना मेरी। अरे अगर पैसे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं।
बहुत बड़ी बीमारी है। थोड़ा बहुत मदद हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन एडवांस इतना सर, एक दिन आकर मुझसे 25,000 रुपया मांगने लगा। जरा पता करो उसका किसी मिलिट्री वाले या पुलिस वाले से कोई कनेक्शन था, उसके डांस बार जाके भी पता करना पड़ेगा। ओके सर। चले? ठंडा या गर्म? ये ठंडा गर्म छोड़, ये लड़की के बारे में बता। ये तो साहब चंदा है साहब। बार डांसर्स के ज्यादातर 2 नाम होते हैं, एक बार के अंदर और दूसरा बार के बाहर। इसको हम लोग चंदा ही बुलाते थे। इधर ही काम करती थी साहब, अच्छी लड़की थी और कई लोग इसके ऊपर फिदा थे। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। इसके पति के बारे में जानता है? इसके फिल्म में वही तो कॉमेडी है साहब। पति के चक्कर में तो उसने इधर काम करना छोड़ दिया और उसका पति 1 नंबर का बेवड़ा है। हर दूसरे दिन इधर आ जाता है और बवाल करता है। नाम क्या उसके पति का? नाम तो नहीं मालूम साहब, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रहती किधर थी मालूम है? मीरा को जानती हैं? हाँ साहब, मेरा इधर ही बड़ी हुई है। ये घर उसकी माँ के नाम पे था। उसकी माँ के जाने के बाद मेरा इधर ही रहती थी। और उसका पति? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। उसको घर बेचना था और मीरा को रखना था। एक बार तो जबरदस्त तमाशा हुआ, मीरा ने उसको सबके सामने घर से बाहर निकाल दिया। वे हलकट साले निकल यहाँ से, दोबारा नजर मत आ जाना यहाँ पे। अब बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। हाँ निकल यहाँ से, निकल। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे। अरे जा जा, तू जा यहाँ से, हट। देख लूंगा तेरे को। तब तक मीरा भी कहीं चली गई और ये घर बंद पड़ा है साहब। मीरा के पति का नाम क्या था? उसकी शक्ल याद है आपको? साहब सुनील साहब, सुनील नाम था। अच्छा, ये इस औरत को जानती हैं? हो सकता है मीरा इसे जानती हो, उससे कभी मिलने आई हो। नहीं नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा साहब। थैंक यू। हेलो सर, यहाँ तो प्रॉपर्टी का एंगल भी निकल आया। सर, मीरा ने अपने पति को प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से बाहर कर दिया था। सर, सुनील नाम है उसका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील ने ही मीरा का मर्डर कर दिया? लेकिन सर, इस केस में रितु कहाँ होगी? ओके सर। लाली, विजय और मीरा की मौत से भी पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2 महिलाओं की दिल दहला देने वाली हत्या की खबर से। वो कौन सी कड़ी थी जो इन हत्याओं को रितु की गुमशुदगी से जोड़ती थी? कदम सर, ये अपना मलाड जुरिडिक्शन में एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। विक्टिम का नाम मीरा कास्कर है। केस डिटेल्स निकालो, पता करो कि केस कौन हैंडल कर रहा है। ओके सर। क्या मीरा की हत्या के पीछे उसी के पति का हाथ था? हलकट मानुस, रोज झगड़ा करता था उसके साथ। क्या रितु भी बदकिस्मती से इसी गुनाह की गवाह बन गई थी, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे उसका अपना परिवार जिम्मेदार था? सुना है काला जादू भी करती हैं। ऐसे लोगों को तो निकालकर बाहर ही फेंक देना चाहिए। आज अपनी पोती को गायब करवाया है, कल पता नहीं किस किस को गायब करवाएंगी। नवरात्र की बात चल रही है क्या?
भाई मैं तो कहता हूँ डीजे रखते हैं, सभी को मजा आएगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तू तो रहने दे, अपनी बेटी को खुद गायब करवा के और बच्चों की मनोरंजन की बात कर रहा है। अभी हादसा हुआ, आप में से कौन यहाँ था? हाँ मैं। तू कौन है रे? चल चल बताता हूँ मेरे को। रितु का? कौन रितु साहब? वही रितु जो सुलेखा सोसाइटी में रहती है, 8 साल की बच्ची, इसका किडनैप किया है तूने। बोल कहाँ है? मैंने किडनैप? तब मैं तो जानता भी नहीं उसको। लाली और विजय को किडनैप करने में कामयाब नहीं, लेकिन रितु को तूने उठा लिया। कहाँ है रितु? सोसाइटी पे रहकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रख रहा है, होशियार समझता अपने आप को। बोल। यहाँ तक कि मीरा के मरने के बाद उसकी लाश लेने तक नहीं। क्या रे, इतनी नफरत करता है अपनी बीवी से कि उसकी लाश लेने भी नहीं आया? मारो मेरे को। बर्बाद कर दिया साहब मैंने उसका लाइफ, बर्बाद कर दिया। बाहर में काम करती थी लेकिन मेरे पे फिदा थी। मैं शादी बनाया उसके साथ, सोचा बहुत पैसा है उसके पास तो उसके पैसे से ऐश करूंगा, लेकिन शादी के बाद वो बोली तो कोई डांस बांस नहीं करने का है, किसी का घर का झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन पराये मर्द के साथ उसके सामने डांस नहीं करूंगी साहब। ये तो मेरा इंटरेस्ट ही उसमें से खत्म हो गया। देखो मैं अच्छी तरह पता है कि चौल का घर मीरा के नाम था और तू उस घर को बेचना चाहता था। जब मीरा नहीं मानी तो तूने उसे मार दिया। बोल मारा या नहीं? नहीं साहब, तब मैंने उसको नहीं मारा। मानता हूँ कि मैं जुआरी हूँ, लड़कीबाजी करता हूँ, लेकिन खूनबीन नहीं साहब। सब मैं और मीरा तो एक साथ रहते भी नहीं थे, एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे से बोलना भी नहीं होता था। वो अपने काम में और मैं अपने काम में। और रही बात बच्चों को मारने की, तब बच्चों को काहे को मैं मारूंगा? और मीरा, तुझे क्या लगता है मीरा लाली और विजय को मार सकती है या रितु को किडनैप कर सकती है? नहीं साहब, मीरा को तो बच्चों से बहुत ही लगाव था। वो काहे को? हाँ साहब, उसका एक भाई है। अरे वो पागल साहब, उसके इलाज के लिए मीरा कुछ भी कर सकती थी। भाई कौन? भाई तो मालूम होगा साहब आपको, उससे आप मिले भी होंगे। कहाँ? वही सोसाइटी में। अब वही तो काम करता है वो। साहब किसी ने कुछ पूछा इसलिए तो मैं क्या बोलता। तो वैसे भी मीरा ने मेरे को मना किया था ज्यादा बात करने का करके। वो सब लोग मेरे को पागल पागल बोलते हैं। मीरा बहुत प्यार करती थी मेरे को। इतना ही प्यार था, बहन की बॉडी लेने क्यों नहीं? मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वैसे भी हम लोग का झगड़ा हो रखा था। नहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से और पागलपन में आकर तूने मीरा को मार दिया? मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके सिवा मेरा था ही कौन? कोई नहीं था। क्या लगता है सर, ये नरेश सच बोल रहा है? लग तो ये रहा है, लेकिन दोनों पे नजर रखो। मुझे कमाल की बात है, मीरा, उसका पति और उसका भाई इतने टाइम से एक ही सोसाइटी में काम कर रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। सर मुझे तो इस सुनील पर ही शक है, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी मीरा और नरेश के नाम रजिस्टर्ड है। सुनील ने मीरा से प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी की और नरेश की दिमागी हालत सही नहीं। सर इस केस में अगर मीरा कहीं गायब हो जाती है या फिर उसका कहीं मर्डर हो जाता है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सुनील के हाथ चली जाएगी, क्योंकि वो अभी भी उसका पति है। उन दोनों के बीच डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर सुनील ने मीरा को मारा तो रितु कहाँ? सुनील ने रितु को बेच तो नहीं दिया। काम करो, दोनों के घर का सर्च वारंट निकलवा और कोना कोना छानना और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा। ओके सर। घर की तलाशी ले तेरा। मेरे घर की तलाशी? टी शर्ट। खुशमिला? नहीं सर। मात्रे को बोलो उसके घर जाके समझाए। सर सुनील के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सुनील सच बोल रहा था। वो मीरा के कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन सर एक नया नंबर सामने आया। सुनील अक्सर इससे बातें किया करता था, किसी सोना के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है ये सोना? सर इसके बारे में तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं इसकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। उखले कहीं ये सोना वो स्केच वाली औरत तो नहीं है? अब तक हम सोच रहे थे कि वो स्केच वाली औरत मीरा की पार्टनर है। ये भी तो हो सकता है कि शायद सुनील इससे मिला हुआ हो। उखले इस सोना को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर सोना स्केच वाली औरत है और सुनील इससे मिला हुआ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सुनील ने अब तक उसे अलर्ट कर दिया होगा। स्विफ्ट एक्शन लो गोखले। ओके सर। सर आपने जो बोला था दहिसर ईस्ट वाली मीरा कास्कर के बारे में, ये है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
सर घर में ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़वा दिया है। शिंदे सर्चिंग कर रहा है। अभी तक तो नहीं सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। एक मिनट सुनना, आप दोनों यहीं रहते हैं? हाँ साहब। अच्छा, इस औरत को जानती हैं? हाँ साहब, यही सोना है। तुम्हें पक्का यकीन है यही सोना है? अरे साहब यहीं पे रहती है। पहचानूंगी नहीं क्या? सिर्फ सिंदूर लगाती थी। सिंदूर? शादीशुदा थी क्या? नहीं साहब, मतलब मालूम नहीं, उसके पति को कभी देखा नहीं। उसके पास तो अलग अलग आदमी आते थे साहब, बार में नाचती थी वो। अच्छा, ये सोना कौन से बार में काम करती थी? रूबी रोज डांस बार। ठीक है साहब, काम तो यही करती है, लेकिन 3-4 दिन से दिखी नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है। इसके घर में भी ताला लगा और यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। खैर, इस आदमी के बारे में कुछ पता है? ये सोना के पीछे बहुत चक्कर काटता है, लेकिन जब से वो गायब है ये दिखा ही नहीं। सोना और इसका कोई चक्कर वक्कर था? कस्टमर और डांसर के बीच में क्या चलता है हमको क्या मालूम। ठीक है शिंदे, लेकर आओ इस सुनील को, हम लॉकअप में सच उगलवाते हैं। यस सर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सारे मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? जी, 2015 के हैं दोनों मर्डर केसेस, झरना पटेल और प्रीति सिंह। ठीक उसी तरह जिस तरह मीरा कास्कर को मारा गया है। मैंने तीनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को कंपेयर किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो ये किसी सीरियल किलर का काम लगता है। कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था, सुनील घर से गायब है। पड़ोसी ने उसको हड़बड़ी में भागते हुए देखा। इस केस की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाके से शुरू होकर अब मुंबई की अंधेरी गलियों में छिपे डांस बार की दुनिया तक आ पहुंची थी। ये साफ था कि रितु के साथ देखी गई महिला कोई और नहीं बल्कि सोना ही थी। मैं रेडी हूँ, शॉपिंग चले? चल आज। सुनील की फोटो सर्कुलेट करवाओ और एक कांस्टेबल सुनील के और सोना के घर के बाहर भी तैनात करवाओ। हो सकता है कि सुनील अपने या सोना के घर जाने की कोशिश करे। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक और बॉडी मिली है। किधर है? सर ये तो सोना लग रही है। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट हाई प्रायोरिटी पे मंगाओ। एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर रितु को आखिरी बार सोना के साथ देखा गया था और सोना अब रही नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील नहीं सोना को? गोखले, अब तक मिले सबूतों के हिसाब से तो सुनील ही वो सीरियल किलर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि सुनील के कहने पर ही सोना ने रितु को अपने पास रखा हो और अपना मतलब निकल जाने पे सुनील ने सोना को मार दिया और रितु को लेकर फरार हो गया। सर अगर रितु जिंदा हुई तो सुनील का अगला टारगेट हो सकती है। यू राइट। इससे पहले कि सुनील किसी और को नुकसान पहुंचा पाए हमें उसे दबोचना होगा। सुनील को हाई प्रायोरिटी पे ट्रेस करो। ओके सर। साहब मैं डर गया था, सच्ची डर गया था साहब, लेकिन आई शपथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने मीरा को धोखा दिया, उससे छुपा के लफड़े किए, लेकिन नरेश को क्या? सब नरेश को उल्टी सीधी दवाई मैंने ही दी। वो पागल हो गया और सर उसका दिमाग सटक गया। तब वो पागल नहीं था, मैंने ही जो उसको पागल बनाया ताकि मीरा की प्रॉपर्टी उसके साथ बांटनी ना पड़े, है ना? उसके बाद मीरा को भी मार डाला। नहीं साहब, तब मैंने कुछ नहीं किया। तब मैंने जो किया मैं सब बता दिया। इसके अलावा और मैंने और कुछ नहीं किया साहब। कहानी सुनाना बंद कर, समझा? सोना के साथ क्या चक्कर था तेरा? पार्टनर थे ना तुम दोनों? मार दिया ना तूने उसे? सोना को मैंने नहीं मारा साहब। और पार्टनर सब वो मेरी पार्टनर नहीं थी सर, वो तो मुझे भाव भी नहीं देती थी। नफरत करती थी तो फोन पर इतनी बातें क्यों करता था उसके साथ? बोल। तब उसका नंबर मुझे एक बाउंसर से मिला था। मैं एक्टिंग कर रहा था साहब दिल्ली की एक पार्टी बन के। उसको भी इंटरेस्ट था तो वो भी बात कर रही थी। तब वो मुझसे मिलना चाहती थी, मैं मिलता तो सच्चाई सामने आ जाती, इसलिए मैं टाल रहा था। हेलो,
ठीक है चल। सब ये लड़का देके गया था स्टूडियो से, मैं सोची सोना आएगी तो मैं दे दूंगी। तुमने खोला था इसे? वो छोड़ो ना साहब, यही है उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है, आप जाओ। हेलो सर, हम लोग गलत सोच रहे थे। सोना का चक्कर सुनील के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ चल रहा था। ओके सर। सर बोलो उसको। पकड़ो। अब पता चला ये इतना धीरे धीरे बात क्यों करता है। इसकी जबान बड़ी धीरे चलती है लेकिन दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। पागल नहीं, शातिर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू सीधे सीधे सब कुछ बताएगा या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? साहब, मीरा मेरे इलाज के लिए लाली को गायब करने वाली थी, मालूम था मेरे को। मीरा, तू लाली को मुझे दे देना। इतनी दूर उसको अकेली छोड़ने का क्या फायदा? मैं रखूंगा ना उसको अपनी बेटी बना के। पागल है क्या तू? अरे सुन, सबको लगेगा कि तूने उसे किडनैप किया है, जेल में डाल देंगे तुझे, समझा ना? लाली के साथ जो हुआ उसको देख के मेरे को लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी भी छोटी बच्ची को अपने साथ लेके जाके मैं अपनी बेटी बना के रख सकता हूँ। फिर मैं, बच्ची और सोना। सोना को कैसे जानता है? साहब, बीवी तो वो मेरी, लेकिन वो घर पे रुकती ही नहीं थी, रोज चली जाती थी, पता नहीं क्यों। सोना, रुक ना, काय को जाती तू रोज रोज? रुक क्या, मैं तेरी बीवी हूँ क्या? अरे बीवी तो है, ये मंगलसूत्र भी तो मेरे नाम का पहनती है तू। ये मंगलसूत्र ना मैं तेरे नाम का नहीं, इस दुनिया को दिखाने के लिए पहनती हूँ, ताकि कोई भी मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे, और तू भी मत समझ। बड़ा इसलिए मेरे को लगा कि अगर बच्चा आ जाएगा तो सोना को अपनी जवाबदारी समझ आएगी और वो फिर घर से नहीं जाएगी। उस दिन विजया मेरे से टेरेस की चाबी लेने के लिए आई। वॉचमैन अंकल, टेरेस खोल दो ना, मेरी बॉल ऊपर चली गई है। उसको देखा तो मेरे को लगा कि यही मेरी बेटी है। इसको अपने साथ लेके जाऊंगा और अपनी बेटी बना के रखूंगा, और मैं, वो और सोना एक साथ मस्त फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन वो नहीं मानी। बेटा, तू मेरी बेटी बनेगी ना? हाँ? और मैं तेरा पप्पा, सोना तेरी मम्मी। बेटा मस्त फैमिली के जैसे रहेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं पापा को आपके बारे में सब कुछ बता दूं। नहीं बेटा, लाली के जैसे विजय को भी रितु बेचारी, उसके माँ बाप को उसकी पड़ीच नहीं थी। मुझे लगा इसको मैं बहुत प्यार दूंगा, बहुत। आजा बेटा, चल बेटा। रितु बेटा, तू मेरे साथ चलेगी? हम लोग बहुत मजा करेंगे। हाँ, चल चल चल। लेकिन मीरा को प्रॉब्लम थी मेरी खुशी से। फंस जाएगा तू दादा, मत कर ये पागलपन। ये सब तेरी बीमारी की वजह से हो रहा है। तू समझ क्यों नहीं रहा? ना ही रितु तेरी बेटी है और ना ही सोना तेरी पत्नी। ये सब तेरी बीमार दिमाग की उपज है। रितु तू मेरे साथ चल। रितु, तू अंदर चल बेटा। मेरी फैमिली तोड़ रही थी, मैंने मार दिया उसको, मार दिया। मैंने सोना को बताया कि रितु खो गई थी, मुझे मिली। मैंने सोना को मनाया कि कुछ दिन इसको अपने sath रखेंगे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, एकदम फैमिली के जैसे रहे।
अरे लेकिन कब तक? खेल खेल में ठीक है, चलता है। वो तेरी बेटी नहीं है। उसको उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। सुन, उसको पुलिस के पास लेके चलते। कब तक तू उसको अपने पास रखेगा? कैसी माँ है तू? हाँ, अपनी बच्ची को अपने से दूर करेगी तू? चुप, बिल्कुल चुप। सटकी है क्या तेरी? पागल है तू? और कितनी बार बोला है तुझे, मैं तेरी बीवी नहीं समझा? और वो बच्ची, वो तेरी बेटी नहीं है। पागलपन की हद होती जा रही है तेरे। ले क्या उस बच्ची को? बायोनेट कहां से आया तेरे पास? गार्ड की नौकरी से पहले मैं एंटीक शॉप पे काम करता था, वहीं से चुराया था। झरना पटेल और प्रीति सिंह, इन दोनों को क्यों? धोखेबाज थी ये दोनों। बीवी मेरी थी और घूमती किसी और के साथ थी। जब भी मैं बात करने के लिए जाता तो धमका देती थी मेरे को। विजया, मीरा, सोना और ये दो सबको मार दिया। अरे तेरा वहम है ये, इनमें से कोई तेरी बीवी नहीं थी। सुनील ने खुद हमें बताया। उसने धोखे से तुझे गलत दवाइयां खिला दी और जिसके चलते तेरी ये दिमागी हालत है। तू ये बता रितु का है? रितु! रितु, खोलो। रितु, एक मासूम बच्चा जिसे वो कभी सच्चा स्नेह मिला ही नहीं, जिसका हर बच्चा हकदार होता है। जरूरत, चाहत और जुनून, इन सब में वाकई बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां एक तरफ अपने परिवार की चाह में नरेश ने सब कुछ तबाह कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ अमन, जिसे कदम कदम पर आलोचना सहनी पड़ी, असल में एक शरीफ और संवेदनशील व्यक्ति साबित हुआ। अमन और उसकी पत्नी, जो अपना बच्चा खोने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे, आज दोनों एक साथ खड़े थे रितु को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए। शायद यही विधि का विधान था। रितु को वो निष्पक्ष स्नेह मिला जिसकी वो हकदार थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बच्चों की मुस्कान अनमोल है, इसे खोने ना दें। इनके आंसू भी मीठे हों, इन्हें कड़वा ना होने दें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज का ये एपिसोड यहां मेरे घर से क्यों शुरू हो रहा है। उसकी एक वजह है, क्योंकि आज के एपिसोड में जो केस हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उसकी शुरुआत मेरे घर से ही होनी चाहिए। यह केस सभी माता पिताओं के लिए बहुत जरूरी है और एक पिता होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि जो बातचीत मैं आज आपके साथ करने वाला हूं, उसे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल करूं। यह विषय बहुत गंभीर है और इसके बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह से होता है। उनकी सोच समझ को सही आकार अच्छी शिक्षा और एक जिम्मेदार परवरिश ही दे सकती है। कामयाबी की सीख तो हम सभी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें यह सिखाते हैं कि हार में भी जीत की प्रेरणा छिपी होती है? गिरने वाला छोटा नहीं, गिरकर उठने वाला भी बड़ा होता है। हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें वो नहीं दे पाते जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक अखबार की खबर के अनुसार भारत में हर एक घंटे में एक आत्महत्या होती है और दिन की 24 आत्महत्याओं में से कम 12 से 14 आत्महत्याएं
18 वर्ष की कम उम्र के बच्चे करते हैं। और पिछले 2 साल के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर आत्महत्याएं 8 से 12 साल के बच्चों द्वारा की गई हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो 8 से 12 साल की किशोर अवस्था का मन जिंदगी को समझने से पहले मौत को गले लगा रहा है? जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है। और क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आज हम 3 ऐसे केसेस लेकर आए हैं इस एपिसोड में जो दिया, अनमोल और संजय, इन तीनों के ऐसे जज्बातों से जुड़े हैं जिनकी चर्चा टीचर्स, पेरेंट्स और गार्डियन होने के नाते हम सबको करनी चाहिए कि कहीं बच्चों के प्रति हम ही तो गलत नहीं हैं। हटी साइड, हाथ में लगाइए, हाथ में। साहब, पानी का नॉब खुलने के लिए ऊपर टेरेस पे गया था साहब। दरवाजा इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि फिर से आधे घंटे में वापस नॉब बंद करना था। इसी बीच वो दिया छत पे चली गई और वहां से छलांग लगा दिया साहब। तुम्हारा मतलब है बच्ची ने छत से खुद छलांग लगाई? हाँ साहब। जी सर, दिया ने आत्महत्या की है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर, वो अकेली थी टेरेस पे और कोई भी नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये देखिए सर, दिया टेरेस पे बिल्कुल अकेली है, इसके साथ कोई भी नहीं है। कूद गई सर। जो सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर कर रहा था उसने दिया को देखा था, लेकिन इसके पहले कि उसे बचा सके उसने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था। सर, पूरी छत देख डाली मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। नहीं सर, हमें यकीन नहीं है कि हमारी दिया आत्महत्या कर सकती है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, दिया ने सुसाइड किया है। 9 साल की बच्ची सुसाइड करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है सर? दिया जो कर गुजरी आप लोग शायद उसका अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा तो होगा आपको। शायद कोई ऐसी बात हो जिसने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने नासमझी में ऐसा कदम उठा लिया। जरूर दिया के स्कूल में कुछ हुआ होगा। दिया जब स्कूल से तब बहुत बहुत अपसेट थी वो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आलू गोभी। क्या हुआ दिया? तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया? आज मम्मा अपने हाथों से खिलाएगी। लेकिन पता नहीं वो कैसे कैसे टेरेस में चली गई और उसने। और इनमें से लगभग 30% केसेस स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़े थे। दिया जिस मनोदशा से गुजर रही होगी वो बता पाना शायद उसके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपनी खुशी जाहिर करने में तो सहज होते हैं, लेकिन दुख उनके लिए एक जटिल पहेली होता है। जब भी बच्चों को ऐसी मनस्थिति में पाएं तो उन अनकही बातों के डॉट्स जोड़ने की जरूर कोशिश करें जिन्हें शायद वो शब्द नहीं दे पा रहे हैं। अब दिया की तकलीफ चाहे स्कूल से जुड़ी हो या कहीं और से, लेकिन जिंदगी खोने के बाद जिंदगी को बचाने की संभावना शून्य हो जाती है। लेकिन पटना के संजय की जिंदगी में फिलहाल ये संभावनाएं मौजूद थी, पर क्या उसे ऐसा माहौल मिल पाएगा या फिर उसे भी दिया की तरह वही रास्ता नजर आएगा? मेंढक, मोर, पपी है, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। अरे हर रोज एक ही कविता पढ़ता है, और कुछ भी पढ़ा कर। ये क्या है? पंगत जमाना है का? इतना आटा गूंथ रही हो? घर में 4 लोग हैं, एक आदमी पे 2 रोटी, 4 के हिसाब से 8 हुआ ना, तो 16 रोटी का आटा क्यों गूंथ रही हो? संजय का परिवार अभावग्रस्त था और आर्थिक तंगी अक्सर इंसान को तंगदिल भी बना देती है। और संजय ऐसे माहौल में पल रहा था जहां पर सपने भी नाउम्मीदी के साथ देखे जाते हैं।
लेकिन कानपुर के अनमोल का केस एक उम्मीद पर टिका हुआ था। अनमोल लापता था। अनमोल के माता पिता इस उम्मीद में थे कि अनमोल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सर, अनमोल के मिसिंग केस में अनमोल के स्कूल में पूछताछ की है। पता चला है कि वो काफी जिद्दी बच्चा था और स्कूल के बच्चों से अक्सर झगड़ा करता रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के सीनियर बच्चों ने अनमोल को गायब किया हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ में ये सामने आया है कि जिससे उसका झगड़ा होता था उन्हें अनमोल खुद के सुसाइड की धमकी दिया करता था। सुसाइड की धमकी? जी सर। स्कूल में अगर कोई अनमोल के बेंच पे बैठ जाता तो वो उन्हें वहां से हटाने के लिए सुसाइड की धमकी दिया करता था। इसी तरह बस में अगर उसे खिड़की वाली सीट नहीं मिलती तो बच्चों को हटाने के लिए भी वो सुसाइड की धमकी दिया करता था। यही सब बातें सब पता चली हैं। अनमोल का गायब होना एक ऐसा रहस्य था जो जल्द ही कानपुर पुलिस का ध्यान खींचने वाला था। वहीं मुंबई पुलिस दिया की सुसाइड की वजह समझने के लिए दिया के स्कूल पहुंची। एक्चुअली सर, हम किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसट्रीट नहीं करते। आई गेस दिया की प्रॉब्लम की वजह स्कूल से नहीं उनके घर से जुड़ी है। लेकिन दिया के पेरेंट्स तो आपके स्कूल को ब्लेम कर रहे हैं। सर, वो तो हमेशा ब्लेम करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में दिया को C ग्रेड मिला तो वो हमसे ही आर्गुमेंट करने लगे। उनका बिहेवियर बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल था। दिया के पेरेंट्स की तरह कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, पर एक्चुअली बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए बहुत ही स्मार्टली टेकल करना पड़ता है। सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन हम यहाँ ये पता करने के लिए आए हैं कि आपने या आपके किसी स्टाफ मेंबर ने दिया को ऐसा क्या टैकल किया जो दिया वो कर बैठी कि बच्चों या पेरेंट्स को सिखाया जाने वाला कोई भी फलसफा अब उसकी भरपाई नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो कि हमारे किसी टीचर ने दिया के साथ कोई मिसट्रीट किया होगा। आप चाहे तो कोई भी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। दिया के टीचर से नहीं, उसके क्लासमेट्स, स्कूल के गार्ड्स, पीयून सबसे पूछताछ करो। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आए जिसने दिया को सुसाइड करने के लिए उकसाया हो। यस सर। लेकिन प्रिंसिपल ने दिया की फैमिली को ब्लेम किया है। क्या लगता है सर? दिया को सुसाइड के लिए किसने भी इंस्टिगेट किया हो, लेकिन इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि 9 साल की नादान बच्ची के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया कहां से? उस बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड, उसके सर्कमस्टांसेस और उसकी नादान भूल को समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी में उतरना पड़ेगा, तभी हम इस केस को जस्टिफाई कर पाएंगे। दिया का सुसाइड केस क्लोजिंग स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संजय का केस अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पर उसकी मासूम जिंदगी के संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो गए थे। एक काम सही से नहीं होता इन लोगों से, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अंधेर मचा रखा है। जय हो, ये साबुन आधा कैसे हो गया? अरे 2 दिन पहले साबुन लेके आए हैं, आधा हो गया। अपनी गौ माता को नहला दी क्या तुम? वाह, घर में ना तेल खटाई और ऊपर से भक्तन आई। अरे तू क्या मौनी बाबा बना खड़ा है रे? चल जल्दी से नहा, स्कूल जाना है। अरे अरे आराम से, कोई दाग धब्बा लग जाता तो बचा कुचा साबुन भी खत्म कर देती। जा यहाँ से। दस इक्के 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 कहा बेटा, पहाड़ा भूल गए तुम? हैं? नहीं पापा। हाँ। 9 पंजे 50, 9 छक्के 60। वाह बेटा वाह, ये आइसक्रीम पे ध्यान है तो 10 का पहाड़ा में 9 का पहाड़ा घुसेड़ दिए। बेटा हमारा पढ़ाने का हैसियत नहीं है तुमको, समझे? वही ज्यादा जबान लपर लपर मत करो, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। चलो जाओ, स्कूल आ गया। संजय की छोटी से छोटी इच्छा को मारना संजय के पिता की मजबूरी थी, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं वो भी कभी कभी इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं कि अपने बच्चों को वो दे देते हैं जो शायद उनके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा ही पछतावा अनमोल के माता पिता को अनमोल के लापता हो जाने के बाद सता रहा था। हम बोलते रहे आपको, बच्चे का हर जिद पूरा नहीं करते। मोबाइल का उम्र नहीं है अनमोल का।
लेकिन फिर भी आप उसे दे के ही छोड़े। माना कि हम अनमोल को मोबाइल दिए, लेकिन हमारे देने से नहीं, बल्कि हमको लगता है तुम्हारे उससे मोबाइल छीन लेने की वजह से वो घर से भागा है। मम्मा गेम चालू है। नहीं मिलेगा। दोनों नहीं मिलेगा इसके बाद फोन, और अगर ज्यादा बोले ना तो लगा देंगे। हाँ हम छीने हम उसका फोन। हमको लगा वो मोबाइल छोड़ के थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देगा, तो हम क्या गलत किए? हमको लगा वो मोबाइल पे गेम खेलने के बजाय बाहर दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद करेगा, तो हम क्या गलत किए? तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया तुम। हम अनमोल को समझ ही नहीं पाए। हमको तो डर लग रहा है कि वो क्या? वो सुधा, जब तुमने अनमोल से फोन छीना था, उसके बाद उसका हमको फोन आया था और उसने वही बात बोली जो बार बार बोलता है। कुंवर, मैडम को नया लॉट दिखाना। हाँ, वो नया वाला। हाँ, हेलो पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, मम्मी ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। आप बोलो मम्मी को कि हमारा मोबाइल वापस करे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम सब इस बात से हैरान होंगे कि आखिर एक 9 साल के बच्चे के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आया कहां से होगा। हम जब भी बच्चों के मुंह से कुछ आपत्तिजनक बातें सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि कहीं उनकी संगत तो नहीं बिगड़ रही है, और बिना उनकी मनस्थिति को समझे उनसे ऐसे सवाल करने लगते हैं जो या तो उन्हें डरा देते हैं या फिर उन्हें झूठ बोलने के लिए बाधित कर देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों की रुचि वो जानने की भी हो सकती है जो शायद हम उन्हें कभी नहीं सिखाना चाहते। जिस तरह से बच्चों की जिज्ञासा जब मौत के बारे में जानने की होती है तो हम उन्हें यह कल्पना देते हैं कि मरने के बाद हम सब तारा बन जाते हैं, उसी तरह अगर परिस्थितिवश उनकी दिशा आपत्तिजनक है तो उसे हैंडल करने के लिए भी सकारात्मक तरीके हमें खोजने चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद बुराई को हवा बोलकर उन्हें बहलाया नहीं जा सकता है। अलका वर्मा। जी सर। ब्रजेश सिंह। जी सर। सोनू राम। जी सर। संजय यादव। संजय यादव। चलो। गोलू। जी सर। विकास। सर। ये तूने क्या कर दिया? अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली गई। खेलने की क्या जरूरत थी? हैं? कहीं चोट वोट लग जाता तो? तुमको खिलाने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, दवा दारू कहाँ से करवाते? वही तो दाग लगा है, कहीं बूसट फट जाता तो कहां से सिलवा के देते तुमको वर्दी? बेटा, हम गरीब लोग हैं, समझे? हमको सांस भी 4 बार सोच के लेना पड़ता है। अरे उस टेबल पे कितनी लिट्टी दिए थे? अरे तो एक और दो। अरे कहाँ मर गया था? हैं? आज भी इतना लेट? सर जी वो। अरे बस
सब्जी अर्जी बाद में, बैग उतार और लग जा काम पे। भैया गलती हो गई, छोटा बच्चा है ना, माफ कर दो। आज बिजी मिलेंगे, 5 रुपए हमने चाय के काट लिए हैं। अब जाओ, कल से समय पे आना। सेठ जी, वो कपड़े धोने का साबुन दो ना। काय? उसके ही पैसे काट लो। संजय क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर? ये क्या साफ कर रहा है? रोज रोज ये नए दाग कहाँ से लगा के आता है? साबुन की नई टिकिया किसने दी? तेरे पापा ने? नहीं, हम ही लाए। तुम लाए? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो हम गणित में सब हल सही किए थे ना, तो मास्टर जी खुश होकर इनाम दिए, 20 रुपए दिए। 5 का है साबुन लाए और ये बाकी के 15। दीदी का शादी कराना है ना, जोड़ लो। मेरा बेटा, ये जो तेरी भावना है ना, वो इस 15 रुपए से कहीं ज्यादा अनमोल है। पर बेटा, तेरे मास्टर जी तुझे रोज रोज पैसे नहीं देंगे, और तेरे पापा पता नहीं कैसे इंतजाम करेंगे। परिवार की आर्थिक तंगी संजय के दिलो दिमाग पर वो असर कर रही थी कि वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर विवश था। संजय की नियति जहां उसे ले जा रही थी, लेकिन दिया की आत्महत्या की वजह क्या उसके माता पिता से जुड़ी थी या फिर दिया के स्कूल से? हाँ बोल मोहिते। सर एक बात पता चली है, शायद इसी बात की वजह से दिया ने सुसाइड किया हो। देखो बेटा, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उस दिन स्कूल में तुम्हारे और दिया के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हुई? कंप्यूटर क्लास में जो टीचर ने टैब दिया था, क्लास के बाद टीचर ने सबको रिटर्न करने के लिए बोला। मैंने देखा मेरा टैब डेस्क पे था ही नहीं। टीचर ने मुझे बहुत डांटा, बहुत एम्बैरेस फील हुआ अंकल। और बाद में जब मैंने दिया का ज्योमेट्रिक बॉक्स यूज करने के लिए उसका बैग खोला, मैंने देखा वो टैब उसके बैग में था। दिया, ये टैब तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। आया नहीं, तूने चुराया मेरा टैब। अब मैं सर को जाके कंप्लेंट करूंगी। नहीं चलो नहीं, मैंने तेरा टैब नहीं चुराया, मुझे नहीं पता ये बैग में। यू आर अ लायर दिया, तू चोर है। अब तू मेरी फ्रेंड नहीं है, तू चोर है। तू चोर है क्या? चलो नहीं, चलो नहीं। क्या दिया के सुसाइड की वजह दिया और सनोली के बीच हुआ वो झगड़ा हो सकता है? शायद ये बात हमें मामूली सी लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तब यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत गंभीर हुआ करती थी। उस सलोनी की इतनी हिम्मत, उसने हमारी दिया को चोर कहा। इसका मतलब उसी ने दिया को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया। मैं उस पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करूंगा। केस तो आप दिया के स्कूल पे भी करना चाहते थे, पर किया नहीं। लेकिन आपने जो किया वो हमें पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? आपने दिया की सब मांगे पूरी की, लेकिन उसे कभी लड़ना नहीं सिखाया। आपने उसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन सिखाया यही कि बड़ी से बड़ी चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। आशीष जी, मैं मानता हूं कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार की इतनी डोज नहीं देनी चाहिए कि वो कमजोर बन जाए। जिंदगी की एक हार को अपनी आखिरी बैटल मान लें, घुटने टेक दें। ये सब बोल के आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि दिया की सुसाइड की वजह उसकी सलोनी से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या उसकी कोई और वजह थी। पर ऑफिशियली ना सही, अनऑफिशियली मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि दिया का नासमझी भरा कदम कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदार परवरिश का ही नतीजा है। एंड बाय द वे, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी सलोनी के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस एक्सेप्ट करेगा। क्या बकवास कर रहे हैं? दिया ने हमारी वजह से आत्महत्या की, हमारी परवरिश में खोट थी, छोड़ूंगा नहीं। सही कह रहे आशीष, शायद हम ही गलत हैं। हमने दिया को कभी भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, तो
वो कैसे सीखती कि ना को एक्सेप्ट कैसे करना है। दिया के सुसाइड केस को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस मानकर इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा था, लेकिन यह केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। पर अंदाजा यही लगाया गया था कि दिया और सलोनी का झगड़ा ही शायद दिया की आत्महत्या की वजह हो सकती है। दिया ने सुसाइड क्यों किया, इससे भी ज्यादा गंभीर विषय शायद ये होगा कि महज 9 साल की दिया के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों एक मासूम 9 साल की बच्ची को उन सवालों ने तहस नहस कर दिया जिनके जवाब शायद इतने भी मुश्किल नहीं थे जिनके जवाब उसे दिए नहीं जा सकते थे। जब हम बच्चों को कामयाबी की परिभाषा बताते हैं तो उन्हें संघर्ष के असल मायनों से भी अवगत कराना होगा। खेल और एजुकेशन में मिले फेलियर और रिश्तों में मिली ना को कैसे स्वीकार करना चाहिए ये भी बताना होगा। लेकिन बच्चे अगर नकारात्मक माहौल में बड़े होंगे तो उनका कद उस ऊंचाई तक पहुंचने से वंचित रह सकता है जिसका भेद अक्सर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में किया जाता है। और मासूम संजय भी एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। अंजू, हम तुम पे झल्लाते हैं, तुमको बुरा लगता है ना? हम कभी आपसे शिकायत किए क्या? कहाँ ऐसा सोचते हैं? हम हार गए हैं अंजू। घर में खाने को नहीं, ऊपर से संजय की पढ़ाई और वंदना की शादी कैसे होगा समझ में नहीं आता। आप चिंता मत करो, समय हमेशा एक सा नहीं रहता और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। यही क्या कम बुरा किया जो गरीब पैदा कर दिया। कहते हैं कि गरीबी हमें अभागा नहीं बनाती, हम अभागे तब बनते हैं जब हमें अपना भाग्य बदलने की ताकत खत्म हो जाती है और जिसे यह सिखा दिया जाता है कि मौत जिंदगी से ज्यादा आसान होती है तो वो जिंदगी से लड़ना भी छोड़ देता है। भैया सुसाइड दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा अनमोल सुसाइड की बात कर सकता है लेकिन सुसाइड नहीं कर सकता। काश ऐसा ही हो। सुबीर जी, हमारा गरिमा मौसी से बात हुआ। वो बता रहे थे कि हरिनगर में एक बहुत सिद्ध तांत्रिक है, उनको जादू टोना आता है, तो वो हमारा अनमोल का है ना, हमको तुरंत बता देगा। सुधा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बाबा तांत्रिक लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के अपनी जेब भरते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा अनमोल वापस आए। बेटी के लिए थोड़ा पैसा दे भी दोगे तो क्या घिस जाएगा? हाँ, अनमोल की सेना से भी फिक्र है या नहीं आपको? तुम माँ हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार तुम्हारी ममता से कम है सुधा। अगर तुमको लगता है कि पैसा देने से हमारा अनमोल वापस आ जाएगा तो ठीक है, हम अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस बाबा को दे देंगे। लेके आओ हमारे बेटे को, लेके आओ, जाओ। हेलो, और ये उसकी चाची मयूरी की केस की फाइल है। सर, अनमोल की लाश उसी नदी में मिली है जहां उसकी चाची मयूरी ने सुसाइड किया था। अनमोल की चाची का नदी में सुसाइड करना और उसी नदी से अनमोल की लाश मिलना। मैं अनमोल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी दुकान में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबसे नए सिरे से पूछताछ करो। ओके सर। जिसकी इन्वेस्टिगेशन के एंगल भी अलग थे और जिसे फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। दिया ने आत्महत्या की थी और अनमोल की लाश पुलिस को मिली थी, लेकिन संजय की नियति क्या थी? आज से 2 दिन बाद स्कूल की तरफ से सारे बच्चों को पिकनिक पे चिड़ियाघर लेके जाने का प्लान है। मारेंगे उलटिए जाओगे। सब अपने मम्मी पापा को बताओगे और कल तक सबको 50-50 रुपया यहां जमा करना है, समझा? जी सर। घर में 4 लोग हैं, एक आदमी पे 2 रोटी तो 8 रोटी हुआ ना। 16 रोटी का आटा गूंथ रही हो। अरे 2 दिन पहले साबुन लेके आए हैं, आधा हो गया। हम गरीब लोग हैं, समझे? हमारे मम्मी ने ना हमें चश्मा दिया है, कल हम वही पहन के आएंगे। बंदर लेके जाएगा तेरा चश्मा। सेठ जी, काम हो गया। सेठ जी, वो आज 50 रुपए देंगे का?
हमको बहुत जरूरत है। का पैसा पेड़ पे उगता है का रे? हैं? ये पकड़ 25 रुपए और कल से ये भी नहीं मिलेगा। दूसरा लड़का रख लिया है काम पे। चलो जाओ। अरे जाओ ना। हाँ सर, मेरी बीवी मयूरी की लाश भी गंगा बैराज में मिली थी, लेकिन उस केस का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। अगर वो एक्सीडेंट था तो उसका कोई विटनेस हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अनमोल ने सुसाइड किया है तो उसकी वजह जरूर आपको पता होगी। पापा, मम्मी ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। आप बोलो मम्मी को कि हमारा मोबाइल वापस करे, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, हमें पता चला है कि अनमोल हर बात पे सुसाइड की धमकी देता था। और आपकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने हमें बताया कि अनमोल दुकान पर भी जाया करता था और आप लोग उसके सामने उसकी चाची का सुसाइड केस डिस्कस करते थे। क्या बताऊं भाई साहब, मयूरी बात बात में सुसाइड करने की धमकी देती। जेवर नहीं दिलाऊं तो सुसाइड कर लूं, आपसे हिस्सा लेके अलग नहीं हुआ तो सुसाइड कर लूं। तंग आ गया था मैं उससे। और सच कहूं ना भाई साहब, अच्छा ही हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। उसे भी मुक्ति मिल गई और मुझे भी। मतलब जाने अनजाने आपने अनमोल को यह सीख दे दी कि सुसाइड ही सब चीज का सॉल्यूशन है। सुसाइड से किसी भी दुख से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए उसने समझा कि उससे मोबाइल छीने जाने का जो दुख उसे है, उससे सिर्फ सुसाइड करके ही मुक्ति मिल सकती है। शायद इसीलिए अनमोल ने उस दुख से मुक्ति पाने के लिए सुसाइड कर लिया। लेकिन संजय की मासूम जिंदगी का सफर क्या इसी परिणाम पर थमने वाला था? चले। क्या बात है बेटा, आजकल बड़ा गुमसुम से रहते हो, चुपचाप हमसे नाराज हो का? नहीं पापा। बेटा, आज जो दिल में है दिल खोल के बोल दो। आज हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पापा, ये भगवान ने हमको गरीब क्यों बनाया? बेटा, ये बात तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए बेटा। ऊपर जाके उससे पूछेंगे। तुम भी हमको ये रोने धोने वाली बात में लगा दिए हैं। तुमको ठंडा पसंद है ना, तुमको ठंडा पिलाते हैं। नहीं, लेके आता हूं। लो पियो बेटा, ले लो। बड़ा ही सुशील बच्चा है बेटा। अगर हम गरीब ना होते ना तो तुमको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाते। लेकिन अरे तुमने अभी तक पिया नहीं? अरे जल्दी जल्दी पियो, घर पहुंचने तक खत्म कर देना, समझे? हाँ। पापा, फोन। हेलो जी, ठीक है। अरे तुम्हारे मास्टर जी का फोन आया है। तुम्हें स्कूल में 50 रुपया जमा करना था। सारे बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं। तुम कब बताया काहे नहीं हमको? क्योंकि हम नहीं जाना चाहते थे पापा। हम बोल देंगे मास्टर जी को। 50 रुपया कोनो पेड़ पे उगता है का? पैसा पेड़ पे उगता है का रे? पापा, 50 रुपए में तो 2 किलो आटा भी मिलता है। घर में खाने को नहीं है, ऊपर से संजय की पढ़ाई और वंदना की शादी। अब ये बात हम समझ चुके हैं कि गरीबों को सांस लेने से पहले भी 4 बार सोचना पड़ता है। हम गरीब लोग हैं, समझे? हमको सांस भी 4 बार सोच के लेना पड़ता है। और ये ठंडा हम घर जाके पियेंगे सबके साथ।
थोड़ा थोड़ा, आप, हम, दीदी, मम्मी, सबके साथ। अरे तुम यहीं रुको, हैं? अरे हम जा रहे हैं ना, जब तुमको बुलाएंगे तब तुम आना। हम तुम्हारी मम्मी को बताएंगे कि संजय कितना समझदार हो गया है, ठीक है? तो तुमको 50 रुपए भी देंगे चिड़ियाघर जाने के लिए, है ना? ठीक है? समझ दिखाओ तुम अपने आप को। संजय कहाँ है? और मुझे क्या कर दिया संजय के साथ? कहाँ है संजय? संजय को हम जहर नहीं दे पाए, उसको नहीं मार पाए हम। कहाँ गया? यहीं पे तो था अभी। ये बस्ता भी यही है। हाँ। संजय, संजय, कहीं सब सुन तो नहीं लिया उसने? ए, संजय! बेटा तुम उधर देखो, हम लोग इधर देखते हैं। चलिए। संजय! संजय! ए बेटा संजय दिखा कहीं? अरे संभाल के। अरे संजय! अगर हमारे संजय को कुछ हो गया ना, तो हम जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुमको बता दे रहे हैं। संजय, कहाँ चला गया था तू? ऐसे कोई जाता है अपनी माँ को छोड़ के? कितना परेशान था। हमको माफ कर दो पापा, हमारी वजह से आपका 50 रुपए का खर्चा आ गया, इसीलिए हम सोचे कि हम मर जाएंगे, आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और 2 वक्त की हमारी रोटी भी कम हो जाएगी। बेटा, जिंदगी की परेशानी का हल मौत नहीं है, यही जिंदगी है, इसी से हमें लड़ना है। ये तो हमने तुम्ही लोगों से सीखा है, लेकिन रो के नहीं, हंस के जीना है। शुक्र है कि संजय जीवित है, लेकिन दिया और अनमोल की तरह ऐसी अनगिनत जानें थी जिनके आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सरहद, बारूद, हिंसा और भेदभाव का दर्द झेल रही इस दुनिया में हम नन्ही जानों को शायद यही सोचकर लाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिंदगी छीनने वाला जिंदगी देने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ जाने इस तरह से छिन जाएं, तो विचार होना जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।